तो हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। मैं मेरे सारे क्लास 12th के जो अभी अभी क्लास 11th से क्लास 12th में आ चुके हैं उन सब का वेलकम करता हूं हमारी ग्रेविटी सर्कल की एक ब्रांड न्यू सीरीज में जिसका नाम है GC 3.0। कुछ हाइलाइट्स आज के चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको देना चाहता हूं। गाइस, ग्रेविटी सर्कल की शुरुआत 2018 में हुई थी, जब मैंने पहली बार 18-19 के बच्चों को सॉलिड स्टेट्स पढ़ाया था। थोड़ी स्पीड स्लो होने के कारण 19-20 के जो 19-20 के जो बैच वाले बच्चे थे उन्होंने भी पुराना सॉलिड स्टेट्स रेफर किया था। 2020 में लॉकडाउन के टाइम पीरियड में 20 एंड 21 बैच वाले बच्चों को सॉलिड स्टेट्स मैंने पढ़ाया था लास्ट ईयर। और अब GC 3.0 में मैं उन बच्चों के साथ में अपना सिलेबस, अपना बैच शुरू करने वाला हूं जो कि अभी अभी 2021 में अपना 11th कंप्लीट करके 12th में आए हैं। इस बैच के अंदर नो डाउट आप मेरे अगर प्रीवियस 2 बार का सॉलिड स्टेट देखोगे तो आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, बेटर ही सीखने को मिलेगा। इस बैच के अंदर अगेन अभी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होता जाएगा, थोड़ा सा बोर्ड बदलने की कोशिश करेंगे, होगा तो कभी डिजिटलाइज भी करेंगे। लेकिन गाइस, इस साल हम लोग एक नया चीज करने वाले हैं। सॉलिड स्टेट जैसे मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा, नोट्स साथ साथ बनाते चलना। मैं सब कुछ बोर्ड पर लिखता हूं, नोट्स आप बनाते चलो। नोट्स के बाद हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, मतलब यूट्यूब पर जैसे मैं लाइव स्ट्रीम करता हूं, पीछे ग्रीन स्क्रीन होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, उसका इस्तेमाल करके आपको प्रॉपर एनसीईआरटी सॉल्व कराई जाएगी। प्रॉपर एनसीईआरटी के एक एक सवाल को सॉल्व करवाया जाएगा। तो इस बार हमारा GC 3.0 और बेटर और ग्रैंड होता जाएगा। आपको बेहतर चीजें सीखने को मिलेंगी, ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी, क्वेश्चन सॉल्विंग भी कराई जाएगी, PYQs भी कराए जाएंगे। यानी कि अगर आपने GC 3.0 केमिस्ट्री के लिए ऑप्ट कर लिया है, देन अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोगों को किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप GC 3.0 ऑप्ट कर रहे हो तो जेई मेन जैसी एग्जाम भी आप चुटकियों में निकाल सकते हो, क्योंकि जेई मेन के अंदर कोई बड़ा हवा नहीं है। तो गाइस, GC 3.0 शुरू कर रहे हैं। हेडिंग डालेंगे हमारा पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट्स। कॉपी, पेन, पेपर, रजिस्टर, जो भी चीज हो निकाल लो, बना लो, लिख लो आगे अपना नाम, लिख लो उस कॉपी के आगे अपना एम, अपना लक्ष्य कि सॉलिड स्टेट्स केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहा हूं। 2022 में मैं बोर्ड एग्जाम फेस करूंगा, केमिस्ट्री में मुझे 95 मार्क्स के ऊपर चाहिए। आज अभी इसी वक्त इसी दिन अपने पेज पर लिख लो, अपने रजिस्टर के जो आप मेरे साथ में सॉलिड स्टेट से शुरू करोगे नोट्स बनाना, केमिस्ट्री का पूरे नोट्स बनाओगे, उसके फ्रंट पेज पर लिख लो कि मृत्युंजय सर से मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं, ग्रेविटी सर्कल से मैं पढ़ रहा हूं, कहीं नहीं जाऊंगा, मृत्युंजय सर के साथ रहूंगा और साल के एंड में 95+ लेकर आऊंगा। जेई मेन देने जाऊंगा, जेई मेन निकाल के बताऊंगा बिना कहीं ज्वाइन करे। तो गाइस, सॉलिड स्टेट शुरू करेंगे। चलो इस चैप्टर के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सॉलिड स्टेट्स? मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सब जानते हैं हमारा जो मैटर होता है, हमारा जो मैटर होता है उसका मतलब क्या होता है? मैटर जिसके पास में मास और वॉल्यूम हो। मैटर दैट हैव मास एंड वॉल्यूम। इस मैटर को आप फिजिकली 3 स्टेट्स में क्लासिफाई कर सकते हो, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। ये सब हम लोग क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ के आए। तो मैटर को आप लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यूजुअली जो सॉलिड होता है, वी आर सराउंडेड बाय सॉलिड। हम लोग अधिकतर सॉलिड से सराउंडेड होते हैं। लिक्विड और गैस हमारे आसपास होते हैं, बट दे आर इन लेसर नंबर एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के मुकाबले लिक्विड और गैस का नंबर थोड़ा कम होता है। तो हम लोगों के लिए इस सॉलिड नाम के स्टेट को, इस सॉलिड नाम के मैटर को, या मैटर की इस फिजिकल स्टेट को हमारे लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैटर की 3 फिजिकल स्टेट होती है, मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और हमें सॉलिड को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आगे चलते हैं। हमेशा ध्यान रखना
कोई भी मैटर होता है, एनी मैटर, उसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें काम करती है। फॉर एनी मैटर दो इंपॉर्टेंट चीजें काम करती है। फॉर एनी मैटर, फॉर इट्स फिजिकल स्टेट, फॉर एनी मैटर, फॉर इट्स फिजिकल स्टेट, फॉर इट्स फिजिकल स्टेट, टू मेजर फैक्टर्स आर देयर। दो इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर होते हैं किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट के लिए। मतलब अगर आपके पास में कोई मैटर है, अगर वो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, तो ये कैसे जस्टिफाई होगा, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा सबसे पहले कि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। उस मैटर के पार्टिकल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, और दूसरा उसके पास में थर्मल एनर्जी कैसी है, उसके पास में थर्मल एनर्जी कैसी है। ध्यान रखना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी एक दूसरे के अपोजिट काम करती है। अगर किसी मैटर के पास में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है और थर्मल एनर्जी कम है, दैट मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसके पार्टिकल्स को पास लेकर आएंगे, और थर्मल एनर्जी कम होने का मतलब है भाई थर्मल एनर्जी, तो जो भी आपके मैटर के पार्टिकल्स हैं वो तेज 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 घूमेंगे अगर थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि थर्मल एनर्जी बढ़ेगी मतलब आपके मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, एटम, आयन, मॉलिक्यूल जो भी हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। भाई आप किसी को गर्म कर देते हो मतलब आप उसकी एनर्जी बढ़ा रहे हो, और ये थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है और आपके पार्टिकल्स तेज तेज मूव करते हैं। तो अगर किसी मैटर के पार्टिकल्स के पास में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, और थर्मल एनर्जी कम है, मतलब उन पार्टिकल्स के पास में ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो वो सॉलिड होगा। अगर ये दोनों फोर्सेस इंटरमीडिएट है, मतलब इतना कोई ज़्यादा अट्रैक्शन भी नहीं है और इतनी कुछ ज़्यादा थर्मल एनर्जी भी नहीं है, तो वो लिक्विड होगा। लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो गए और थर्मल एनर्जी हाई हो गई तो वो गैस में बदल जाता है। तो बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं आपके किसी भी मैटर के स्टेट के लिए। तो आप इसके लिए ऐसा लिख सकते हैं कि अगर आपके पास में सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और थर्मल एनर्जी कम होगी। वहीं पर अगर आपके पास में लिक्विड है तो लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी इंटरमीडिएट होगी, दैट मीन्स इज ना ज़्यादा होगी ना कम होगी, ठीक ठाक होगी। और अगर आपके पास में गैस है तो गैस के लिए आप सीधा सीधा लिखेंगे कि इनके पास में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो कम होंगे लेकिन थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में लिक्विड और गैस की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग उसकी बात ऑलरेडी करके आ चुके हैं क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर। तो अब हम लोग सॉलिड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इन 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया। सो गाइस, अभी तक आप लोगों को जो भी मैंने बातें पढ़ाई ये सब आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखी है। इनफैक्ट अभी भी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखी है। अच्छा गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट। वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8th 9th और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8th 9th और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसे एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है और वो कैटेगरी सिर्फ 8th 9th और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिज़ायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और सॉलिड्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के कुछ जनरल
कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग यहाँ पर बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो आपका सॉलिड होता है, सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप, सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम irrespective of the flask in which it is kept, that means सीधा सा कॉन्सेप्ट समझो, सीधा सा हिसाब समझो। मान लो मेरे पास में ये एक बॉक्स है मार्कर की इंक का। इस मार्कर की इंक के अंदर, बॉक्स के अंदर आप देखो बहुत सारी मार्कर की इंक्स पड़ी हुई है, ये डब्बा। अब एक बात समझना, इस डब्बे को जो कि खुद एक सॉलिड है, मैंने एक दूसरे सॉलिड के अंदर रख दिया, तो इससे क्या इसके शेप में कोई बदलाव आया? नहीं। गुड। दूसरी बात, अगर मान लो आपके पास में नमक है, तो नमक भी अपने आप में एक सॉलिड है। जब आप नमक को नमक की बरनी में रखते हो या नमक के पैकेट के अंदर रखते हो, तो क्या नमक का शेप चेंज हो जाता है? नहीं होता। नमक का जो दाना है, यहां पर मैं नमक के एक दाने की बात कर रहा हूं, नमक के दाने का शेप जो बरनी में होगा वही आपके स्पैचुला, आपके चम्मच पे होगा, और वही शेप उसकी पॉलीथीन में होगा, उसकी थैली में होगा, उसके पैकेज में होगा जिसके अंदर वो रखा है। सो बेसिकली सॉलिड का मतलब होता है सॉलिड का शेप और उसका वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स्ड होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फ्लास्क इन विच इट इज केप्ट। सॉलिड को किसी भी चीज के अंदर रख दो, उसका शेप चेंज नहीं होगा। लेकिन लिक्विड का हो जाता है, लिक्विड को बॉटल में रखोगे तो बॉटल का शेप ले लेगा, लेकिन सॉलिड के एक एक पार्टिकल, एक एक दाना आपको अलग दिखता है। लिक्विड में एक एक दाना दिखता है क्या? लिक्विड का पार्टिकल दिखता है क्या? नहीं। गैस का पार्टिकल दिखता है क्या? नहीं। लेकिन सॉलिड का एक एक पार्टिकल दिखता है। तो सॉलिड को अगर आपने किसी और चीज के अंदर रख भी दिया तो उसका शेप कभी चेंज नहीं होगा। आप एक बॉक्स ले लो, एक कार्टून बॉक्स ले लो और उसके अंदर किताबें रखो, बुक्स, तो क्या बुक्स का शेप उस बॉक्स के हिसाब से चेंज हो जाता है क्या? नहीं। जो बॉक्स का शेप है वो बॉक्स का शेप है, जो बुक का शेप है वो बुक का शेप है। आपको बुक्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, गुड़ी मुड़ी आड़ी टेढ़ी करके जमाना पड़ेगा, तब जाके वो उस बॉक्स के अंदर जमेगी। दैट मीन्स सीधा सा लॉजिक है, सीधा सा हिसाब है बॉस, किताबों का शेप बॉक्स के हिसाब से चेंज नहीं होता। दैट मीन्स सॉलिड का शेप और उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। उसको किसी भी फ्लास्क के अंदर रख दो, वो अपना रूप नहीं बदलेगा। दूसरा पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग intermolecular force of attraction, therefore they are closely packed, therefore they are closely packed। भाई सीधा सा लॉजिक है ना, सॉलिड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास में क्लोजली पैक्ड होते हैं। देखो, पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, पांचवा पार्टिकल, ये देखो ये सारे पार्टिकल एक दूसरे के पास में से बिल्कुल प्यार से, एकदम प्यार से चिपक के पड़े हुए हैं। ये तो ये पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के पास में, एक दूसरे से चिपक के पड़े हुए, इसीलिए इनका शेप भी फिक्स है और इसीलिए इनका वॉल्यूम भी फिक्स है। एक्चुअली इन पार्टिकल्स को ये जो आउटलाइन है, क्या इसने पकड़ के रखा है? जी नहीं, ये आउटलाइन तो होती ही नहीं है, ये आउटलाइन तो इमेजिनरी है। असलियत में तो ये पार्टिकल आपको ऐसे दिख रहे हैं, ये देखो, असलियत में तो ये पार्टिकल ऐसे पड़े हुए, इनको कोई होल्ड करने वाला नहीं है। ये देखो, इनको कोई होल्ड करने वाला नहीं है चारों तरफ से, ये खुद ब खुद इस तरीके से अरेंज्ड है। ये देखो, ये खुद ब खुद इस तरीके से अरेंज्ड है। समझ में आ रही है बात? तो एक्चुअली इन लोगों को किसने, फेविकॉल ने जोड़ा है कि फेविक्विक ने जोड़ा है? ना मुन्ना, इनको इंटरमोलिकुलर फोर्स ने जोड़ा है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो भाई ये तुम्हारे सारे वेंडर वॉल फोर्सेज हो सकते हैं, सारे तुम्हारे वेंडर वॉल फोर्सेज हो सकते हैं। वेंडर वॉल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल मूवमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इस तरीके के फोर्सेस हो सकते हैं। हो सकता है तुम्हारे आयोनिक बॉन्ड्स हो सकता है ये तुम्हारे आयोनिक बॉन्ड्स हो,
इन सारे पार्टिकल्स के बीच में, हो सकता है तुम्हारा ये कोवेलेंट बॉन्ड हो, ये कुछ भी हो सकता है बेटा, ये कुछ भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे डायमंड के अंदर, ग्रेफाइट के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड दिखाई देते हैं, आपके जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उन सारे सॉल्ट्स के अंदर आयोनिक बॉन्ड दिखाई देता है, जैसे तुम्हारा NaCl जो नमक वगैरह हम लोग खाते हैं उनके अंदर। उसके अलावा वेंडरवॉल फोर्सेस, जैसे आपकी बर्फ़, जो आपकी बर्फ़ आइस होती है उसके अंदर जो फोर्स होता है वो आपका वेंडरवॉल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये फोर्सेस की वजह से ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। अच्छा, क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे से चिपक के पड़े हुए हैं, दे बिकम रिजिड, कड़क हो जाते हैं, दे आर रिजिड, और हार्ड हो जाते हैं। तो यूजुअली ये रिजिड और हार्ड होते हैं, ठोस और मजबूत होते हैं, कड़क होते हैं। चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, देखो क्योंकि ये पार्टिकल बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए हैं। इमेजिन करो मैंने तुमको एक ट्रेन में बैठा दिया, या चलो अपन एक बस में चल रहे हैं, बस में बीच में जो प्लेटफॉर्म होता है जिस पर हम लोग वॉक करके कोई सी भी कुर्सी पर जाकर, कोई सी भी चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं, वो प्लेटफॉर्म पर भी भीड़ ही भीड़ जमी हुई है। अभी तो खैर कोविड में ऐसा नहीं हो सकता, पर सब हो रहा है इंडिया में। तो जो पाथवे है बस का, उसमें बहुत सारे लोग हैं, तुम सब डंडा पकड़ के खड़े हुए हो, बस चल रही है, तुम्हारे आगे भी एक अंकल खड़े हैं, तुम्हारे पीछे भी एक अंकल खड़े हैं। जैसे बस वाला ब्रेक लगाता है, पीछे वाले अंकल तुम्हारे ऊपर आ जाते हैं और तुम उस ब्रेक के से आगे वाले के ऊपर चले जाते हो। अब जैसे वापस तुम ठीक होते हो, आप क्या करते हो, पीछे वाले को टल्ला मारते हो, हट सीधा खड़ा रहे, और आगे वाले को टल्ला मारते हो, हट सीधा खड़ा रहे। लेकिन क्या आप आपकी पोजीशन बदल पा रहे हो? क्या आप आराम से वॉक करके ये ड्राइवर के पास पहुंच पा रहे हो क्या? या पीछे आराम से कोई ऐसा करे, कोई सुंदर कन्या तुम्हें दिख गया तो क्या सुंदर कन्या के सामने शाहरुख खान की स्टाइल मार पा रहे हो क्या? नहीं मार पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे आगे भी मोटा आदमी खड़ा है, तुम्हारे पीछे मोटा आदमी खड़ा है, तुम्हारे इधर भी लोग बैठे हैं, तुम्हारे इधर भी लोग बैठे, तुम फंस गए हो। तो बस तुम अपनी पोजीशन पर ऐसे ऐसे वाइब्रेट या ऑसिलेट कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार इन सॉलिड के पार्टिकल्स को देखो, इस गरीब को देखो, चलो इस गरीब पर फोकस मारो। ये गरीब 1, 2, 3 और 4 लोगों से घिरा हुआ है, तो क्या ये मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और दूसरा क्या सिखाया था मैंने, कि आपके सॉलिड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है और इनकी थर्मल एनर्जी कम होती है। थर्मल एनर्जी कम होने की वजह से ये यूं ही ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा, और उल्टा इसको लोगों ने पकड़ के रखा है टाइटली, तो इसका मूवमेंट तो बहुत कम होगा। तो चौथा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, ड्यू टू वेरी क्लोज्ड पैकिंग, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड पैकिंग होने की वजह से द पार्टिकल्स cannot move but can only vibrate और oscillate at their position। बस बेचारे अपनी पोजीशन पर भुन 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 बस यही करते रहेंगे। समझ रहे हो? अच्छा, अब एक बात बताओ, जब आपके पार्टिकल्स ना तो मूव कर पा रहे, ना तो दौड़ पा रहे हैं, तो क्या ये फ्लो कर पाएंगे? क्या इनके पास में फ्लूइडिटी होगी? ना, आपका पानी बहता है, हवा बहती है, बहती हवा साथ हवा, कल कल बहता नदियों का पानी। कभी सुना है? बहता घर सा था वो, बहती गाड़ी सा था वो, बहते लैपटॉप सा था वो। भाई नहीं, आपने कभी भी क्यों चलता है मेरा घर, ऐसा कोई गाना सुना है क्या? नहीं। सॉलिड मूव नहीं कर सकता, सॉलिड मूव नहीं कर सकता। तो क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है, उसके पार्टिकल्स सिर्फ अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट कर सकते हैं, इसलिए पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। मतलब सॉलिड्स डू नॉट हैव फ्लूइडिटी। ये लोग फ्लूइड नहीं होते। क्या लिखा मैंने? फ्लूइडिटी। क्या गुंडा बन रहा है रे तू?
क्या देवा, क्या GC 3.0 चलाएगा रे तू, स्पेलिंग तो गलत लिखता है रे देवा। सो दे डू नॉट हैव फ्लूइडिटी, मतलब दे कैनॉट फ्लो, ये बह नहीं सकते। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी क्लास में किसी ने पानी पूरी खाई, छोले भटूरे खाए, मोमोज खाए, पिज्ज़ा खाया और उसका पेट खराब हो गया और उसने गंदी, विषैली, विस्फोटक, टॉक्सिक, बदबूदार गैस पास करी, क्या पूरी क्लास का माहौल बिगड़ जाता है? कुछ ही देर में आपकी पूरी क्लास अच्छी ऐसा करती हुई नजर आती। इज इट सो? ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स उस आदमी के बम में से, छोटे से बम में से ऐसे फैल जाते हैं। तो जो डीओ होता है, डीओ, छोटे से डीओ के अंदर बहुत सारे परफ्यूम के पार्टिकल्स पड़े हुए होते हैं। जैसे वो डीओ लगाता है, डीओ की खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। मतलब गैसेस के पार्टिकल के पास में एक छोटे से छेद में से निकल के बाहर भागने की ताकत होती है। दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। डीओ के कैन के अंदर डीओ के पार्टिकल्स ज्यादा हैं और इस रूम के अंदर डीओ के पार्टिकल्स कम है। तो डीओ की कैन हो गई तुम्हारी हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये रूम तुम्हारे लिए हो गया लोअर कॉन्सेंट्रेशन। भाई जहां पर डीओ के पार्टिकल ज्यादा वो हायर, जहां कम वो लोअर। तो तुम्हारे डीओ के पार्टिकल हायर से लोअर जाना शुरू हो जाएंगे। मतलब जो चीज जहां पर कम है वहां पर वो चीज जाना चालू कर देगी हायर से लोअर की ओर। यानी डीओ की कैन में से इस रूम में, तुम्हारे दोस्त के पेट में से इस रूम में वो गैस पास हो जाएगी। उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। भाई पानी भी ऐसे ही करता है। अगर तुम लोगों ने वो मूवी देखी हो मोहनजोदारो, या ऐसी बहुत सारी जो मूवीज है जिसमें वो पानी बांध तोड़कर पूरे घरों में फैल जाता है, पूरे शहर में फैल जाता है। मतलब पानी भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ बह सकता है। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन की पावर। लेकिन सॉलिड के पास डिफ्यूजन की पावर नहीं है। तुम्हारे घर में अगर मैं छेद कर दूं तो उस छेद में से तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारा पंखा, तुम्हारी लाइट, तुम्हारा स्टैंड, तुम्हारे बैग, तुम्हारी किताबें बह के बाहर थोड़ी चली जाती है, वो तो वहीं पड़ी रहती है। तो ध्यान रखना, दे डू नॉट हैव फ्लूइडिटी एंड हैव लीस्ट डिफ्यूजन टेंडेंसी। इसकी डिफ्यूजन की टेंडेंसी भी सबसे कम होती है। जहां पर लिक्विड और सॉलिड गैसेस की बहुत ज्यादा होती है, इसकी बहुत 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 ज्यादा कम होती है। अच्छा, छठा पॉइंट देखते हैं। प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों, ये सॉलिड अभी बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है। क्या यहां से मैं दबाव क्रिएट करूं और यहां से अगर मैं इस पर दबाव क्रिएट करूं, मतलब अगर मैं सॉलिड को दोनों तरफ से दबाने की कोशिश करूं, मतलब मान लो मैं इस मार्कर को ऐसे दबाने की कोशिश करूं, तो क्या ये दब रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल ऑलरेडी पास पास आ गए हैं। अब तुम इनको और दबाओगे तो ये दबेंगे नहीं, उल्टा ये तुम पर अपोजिट प्रेशर लगाएंगे कि हट साला। फॉर एग्जाम्पल, तुम बस में बैठे हो, एक सीट पर तुम इधर खिड़की पे बैठ गए, तुम्हारे पास में एक अंकल बैठ गए, उनके पास में एक अंकल बैठ गए। अब एक सीट पर बस में 3 लोग बैठ गए। अब कंडक्टर बोलता है खसको खसको और एक को बैठाओ, तो तुम क्या खसक पाओगे? भाई तुम ऑलरेडी खिड़की से चिपक के बैठे हो ऐसे करके, बीच वाले अंकल ऐसे बैठे और साइड वाले अंकल ऐसे बैठे, अब और कहाँ खसकोगे? तो तुम कंडक्टर का बोलोगे हट साले तेरी पागल है क्या, अब नहीं खसकेंगे। तो भाई अब तुम पूरी जगह तो तुमने घेर ली, अब चौथे को कहाँ बैठाओगे? ठीक वही प्रॉब्लम यहाँ पर सॉलिड्स के अंदर होती है। सारे पार्टिकल बिल्कुल चिपक जाते हैं, एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। तो अब इनके पास में और कंप्रेस होने की पावर नहीं होती, तो इनके पास में लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी होती है। दे हैव लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी। इनके पास कंप्रेस करने की ताकत नहीं होती। ध्यान रखना, रबर, स्पॉन्ज, ये कंप्रेस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं और उन होल्स के अंदर हवा भर जाती है। तो जब आप कंप्रेस करते हो तो वो हवा उन छेदों को छोड़ के बाहर निकल जाती है, तो वो तुम्हारा सॉलिड कंप्रेस हो जाता है। लेकिन जैसे तुम एक्सटर्नल फोर्स हटाते हो वो अपनी पोजीशन रीगेन कर लेता है। तो ध्यान रखना, देयर आर सम एग्जांपल्स लाइक स्पॉन्ज, रबर कैन कंप्रेस और एक्सपांड। या तो एक्सपांड भी कर सकते हैं, रबर को खींचो तो एक्सपांड हो जाएगा,
स्पॉन्ज को दबाओ तो कंप्रेस हो जाएगा, कैन कंप्रेस और एक्सपांड बिकॉज ऑफ होल्स present in between them, but as soon as we remove the external force, they regain their position, वो अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेता है। ये पावर सॉलिड के पास होती है। अगर तुमने स्पॉन्ज को दबाया, छोड़ दो, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है क्या? अगर आ रहा है मतलब वो क्या है? सॉलिड है। ये 6 पॉइंट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बकुड़ो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए 2 पॉइंट यहां से मिटा रहा हूं, ये 2 पॉइंट मैं यहां से रब कर रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और आगे बढ़ रहा हूं। पॉइंट नंबर 7 की तरफ मैं आपके साथ में चल रहा हूं। एज आई सेड, ज्यादा चीजें सिखाऊंगा, बेहतर तरीके से सिखाऊंगा। ध्यान रखना, सॉलिड्स हैव कंप्रेसिबिलिटी 10 to the power 6 times देन गैस। भाई तुम लोग सब जानते हो कि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो क्या तुम इन गैस के पार्टिकल्स को कंप्रेस्ड मान सकते हो? क्या ये गैस के पार्टिकल्स कंप्रेस्ड हैं? जी नहीं, ये अभी एक दूसरे से बहुत दूर है। इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा है, लेकिन वहीं पर अगर मैं कोई सॉलिड बना दूं तो सॉलिड के ये सारे पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास रख दिए जा सकते बस। तो सॉलिड के पार्टिकल्स गैस के पार्टिकल के मुकाबले 10 to the power 6 टाइम्स ऑलरेडी कंप्रेस्ड हैं। तो जो ऑलरेडी 10 to the power 6 टाइम कंप्रेस हो चुका है, उसको तुम और क्या कंप्रेस करोगे? अरे जिसको तुम पूरी तरीके से लूट चुके हो, उसको तुम और क्या लूटोगे? अरे नंगे के क्या कपड़े छीनोगे? अबे भिखारी को क्या लूटोगे? समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? गैस के पार्टिकल्स के मुकाबले सॉलिड के पार्टिकल्स वैसे ही ऑलरेडी 10 to the power 6 टाइम कंप्रेस्ड है। तो उनकी अब कंप्रेसिबिलिटी बची नहीं, उनको तुमने पूरा निचोड़ दिया। नींबू को निचोड़ देने के बाद उसमें से कहां से जूस निकलेगा बे? तो तुम इसको ऑलरेडी इतना कंप्रेस कर चुके, अब इसको और क्या कंप्रेस करोगे? क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? तो यहां पर आपके सॉलिड का जनरल कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट खत्म होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ सकें। हो गया? चलो बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों, सॉलिड्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक समझ लेने के बाद आओ हम लोग क्लासीफाई करें हमारे एक सॉलिड को 2 पार्ट्स में। मतलब आपके पास में जो सॉलिड होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला सॉलिड जो कि आप यूजुअली अपनी लाइफ में देखते हो इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, शुगर। ये जो मैंने उंगली पे मेरी पत्थर पहन रखा है, पुखराज। आपने लोगों की उंगलियों में अंगूठियां देखी होगी जिसको अपन नग बोलते हैं या जेम स्टोन बोलते हैं। ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। और दूसरा सॉलिड होता है वो टिकटॉकी है, जो पाउडर उड़ाते हैं, मीठे मीठे से पाउडर जो उड़ाते हैं। ऐसे टिकटॉकी है, वैसे ताली मारते तो पाउडर उड़ता और वो ट्रांजिशन आ जाता है उनका, लड़के से लड़की बन जाते हैं। वो तुम्हारा एमॉर्फस सॉलिड हो जाता है। तो बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, आपका सॉलिड 2 प्रकार का होता है। आओ हम इसको डायरेक्टली क्लासीफाई करें इन 2 टाइप्स। पहला सॉलिड इज योर क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा सॉलिड इज योर एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो एक एक करके दोनों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनका एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है?
जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, भाई सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स कौन कौन हो सकते हैं? भाई सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल हो सकता है। सॉलिड को बनाने में एटम, आयन या मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनके पार्टिकल्स जैसे कि एटम, आयन्स और मॉलिक्यूल्स हैव अ रेगुलर 3-dimensional अरेंजमेंट, हैव अ रेगुलर 3-dimensional अरेंजमेंट। देखो मैं इसको बड़े प्यार से अच्छे से समझाता हूँ। मान लो आप एक घर में गए और एक घर में आपने जमीन पर देखा, फ्लोर, टाइल्स को देखा। अब वहां पर क्या है, एक टाइल्स वाइट है तो दूसरी टाइल ब्राउन है, फिर वाइट, फिर ब्राउन, फिर वाइट, फिर ब्राउन, वाइट, ब्राउन, वाइट, ब्राउन, वाइट, ब्राउन। इनफैक्ट एक वाइट के आगे भी ब्राउन, उस वाइट के पीछे भी ब्राउन, उस वाइट के लेफ्ट में भी ब्राउन, उस वाइट के राइट में भी ब्राउन। फिर आप ब्राउन को देखो, ब्राउन के पीछे वाइट, ब्राउन के आगे वाइट, ब्राउन के लेफ्ट में वाइट, ब्राउन के राइट में वाइट। मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट है और हर टाइल का शेप, साइज, अरेंजमेंट सब कुछ परफेक्ट है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को रेगुलर 3-dimensional अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आपके पास में कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल का एक रेगुलर, एक प्रॉपर 3-dimensional अरेंजमेंट होता है। देखो मैं इसका एक डायग्राम बना के बताता हूँ। मान लो ये तुम्हारा एक पार्टिकल है, ये तुम्हारा दूसरा पार्टिकल है, ये तुम्हारा तीसरा पार्टिकल है, ये तुम्हारा चौथा पार्टिकल। पार्टिकल के नीचे पार्टिकल, पार्टिकल के नीचे पार्टिकल, पार्टिकल के नीचे पार्टिकल, पार्टिकल के नीचे पार्टिकल। ये मान लो आगे की लाइन के पार्टिकल है। पार्टिकल, 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 पार्टिकल। ये तुम्हारे पार्टिकल है। अब आप बोलोगे सर इसमें कुछ रेगुलर सा और कुछ 3-dimensional सा तो नजर नहीं आ रहा। हाँ, रेगुलर आ रहा है, लाल काला लाल काला, या लाल 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 काला 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 काला, लाल 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 काला 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 काला। हाँ, ये समझ में आ रहा है। लेकिन 3-dimensional कैसे? तो देखो अभी आपकी मन की आंखों से इसको कनेक्ट करते हैं। मेरा देशवासियों, मेरा लाडलो, मेरा बकुड़ो और मेरी बकुड़ियों, इसका जरा ध्यान से देखो। लो इसको जरा अब देखो, क्या ये क्यूब दिख रहा है? 3 क्यूब नजर आए तो हो गया ना एक रेगुलर 3-dimensional परफेक्ट अरेंजमेंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को जैसा नजर आता है। लेकिन अगर मैं एमॉर्फस सॉलिड की बात करूं तो जो तुम्हारे पार्टिकल्स होते हैं आर इर्रेगुलरली, दे आर इर्रेगुलरली अरेंज्ड। आपके पार्टिकल्स इर्रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। कैसे? यहां 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 ये कुछ लाल पार्टिकल दिख रहे हैं, कुछ काले पार्टिकल्स ऐसे नजर आ रहे हैं। अब इनमें क्या ही जोड़ोगे, इसको क्या ही समझोगे, कुछ अलता भलता ही हो गया ये। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलो सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दे हैव अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बोला था कि एक घर में ब्राउन टाइल्स, वाइट टाइल्स, ब्राउन टाइल्स, वाइट टाइल्स। क्या ये अरेंजमेंट सिर्फ एक कमरे में होगा? नहीं, ये पूरे घर में होगा। पूरे इंटायरली जितना बड़ा घर है उसमें हर जगह ये अरेंजमेंट होगा। तो आपकी जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको यही अरेंजमेंट दिखेगा। इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक बड़े स्टूडियस टाइप के बच्चे हो, सुबह सुबह को उठे और बोला कि अब तुम्हारा फेजल स्केड्यूल बनाएगा और सबका बदला लेगा ये फेजल, सबका स्केड्यूल फॉलो करेगा ये फेजल। तो फेजल ने क्या करा, सुबह उठा और बोला 7 बजे में उठेगा
8 बजे तक में नहा के धो के 1 नंबर के 2 नंबर के सबको करके 8 बजे फ्री हो जाएगा। 8:30 को नाश्ता करेगा, 9 बजे पढ़ने बैठेगा, 2 बजे तक पढ़ेगा, 2 बजे लंच करेगा, 3 बजे सोएगा, 4 बजे उठ के फिर 10 बजे तक पढ़ेगा या 8 बजे तक पढ़ेगा, 8 बजे डिनर करके 9 बजे पढ़ने बैठेगा और 11 बजे सो जाएगा। ये आपने स्केड्यूल बनाया। अब ये स्केड्यूल आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे फॉलो किया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे करते करते आपने स्केड्यूल अपनी पढ़ाई के पूरा 1 साल फॉलो किया। तो मैं बोलूँगा तुमने एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में काम किया है। लंबे समय तक इस शेड्यूल को रिपीट करा, एक जैसा काम किया है। 7 बजे उठे मतलब 7 बजे उठे। ठीक उसी तरह आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर ये पार्टिकल के आगे ब्लैक पार्टिकल है तो इस रेड के आगे भी ब्लैक होगा, 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 इसके आगे ब्लैक होगा। इसके मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉलो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मान लो रेड 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 है, लेकिन यहाँ पर अचानक से ब्लैक आ गया और यहाँ पर भी ब्लैक आ गया और ये ब्लैक कुछ इरेग्युलर टाइप का हो गया। तब यहाँ पर एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। हाँ, रेड 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 जुड़ रहे हैं, ब्लैक 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 जुड़ रहे हैं, ये एक अरेंजमेंट ज़रूर बन रहा है, लेकिन अब इन पार्टिकल का कोई अरेंजमेंट नहीं है। अब ये पार्टिकल कुछ उटपटांग तरीके से जुड़ गए, तो ये एक शॉर्ट रेंज हो गया। यानी आपको एक पैटर्न दिखेगा ज़रूर कि हाँ यार एक क्यूब बन रहा है, लेकिन उसके बाद में जैसे यहाँ पर तुमको क्यूब के पास में क्यूब, क्यूब के पास में क्यूब, फिर क्यूब के ऊपर क्यूब, क्यूब के नीचे क्यूब, क्यूब के आगे, क्यूब के पीछे, क्यूब के लेफ्ट में क्यूब 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 लगातार दिखेंगे। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ एक दिखेगा, फिर क्यूब के पास में क्यूब की वजह पता नहीं क्या हल्ता भलता ही दिख रहा है, फिर इसके पास में पता नहीं क्या कुछ हल्ता भलता है तुमको नजर आएगा, फिर एक प्रॉपर क्यूब नजर आएगा, लेकिन फिर कुछ हल्ता भलता हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। मतलब अमॉर्फस सॉलिड के अंदर आपके पार्टिकल्स प्रॉपर तरीके से बिल्कुल भी अरेंज्ड नहीं होंगे। तो सेकेंड थिंग विच यू हैव टू लर्न इज दे हैव अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर यानी कि ये नमूना कैसा है, आज बोलता है कि सबका बदला लेगा तेरा फेजल, सुबह 7 बजे उठ के पढ़ाई करेगा, अगले दिन फिर 7 बजे उठा और तीसरे दिन 12 बजे उठ रहा है। 2 दिन में इसने अपना प्लान फेल कर दिया। ठीक है। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी इज द क्लीवेज प्रॉपर्टी। मतलब जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को व्हेन यू कट इट विथ अ शार्प नाइफ, इट विथ अ शार्प नाइफ, a smooth surface is obtained। आपको हमेशा एक स्मूथ, एकदम चिकनी और एकदम स्मूथ सी सरफेस मिलेगी। लेकिन जब आप एमॉर्फस सॉलिड की बात करोगे, व्हेन यू कट एन एमॉर्फस सॉलिड, क्या लिख रहा है रे तू, पहले अंग्रेजी सीख क्या रे देवा। व्हेन इट कट विथ अ शार्प नाइफ, जब आप इसको एक शार्प नाइफ के साथ कट करोगे, एन इर्रेगुलर रफ सरफेस इज ऑब्टेन्ड। रफ सरफेस इज ऑब्टेन्ड। अब बच्चे बोलते सर ये आपने पढ़ा दिया मजा आ गया, लेकिन मैं आपको इसका रीजन सिखाना चाहता हूं। देखो रीजन क्या है, पार्टिकल 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 पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल 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 पार्टिकल, ये एक रेगुलर अरेंजमेंट हो गया। अब जब आपने इसको जोड़ा हाइपोथेटिकल लाइन से, यानी अपने मन की आंखों से जब आपने इसको जोड़ा, जब आपने इसको अपने मन की आंखों से जोड़ा, तो आपने ये पाया कि क्यूब के ऊपर क्यूब रखा हुआ है। अब इमेजिन करो आपने एक शार्प नाइफ लेकर इसको कट कर दिया। आपने एक शार्प नाइफ लेकर इसको कट कर दिया, तो जैसे ही आपने इसको कट किया, तो मान लो इमेजिन करो ये ऊपर के पार्टिकल्स कट हो गए, ऊपर के पार्टिकल्स कट होके निकल गए, ट्याऊ
अब क्या बचा, अब सिर्फ ये पार्टिकल्स बचे। भाई तुम्हारे ऊपर के पार्टिकल्स तो निकल गए, ये पार्टिकल्स ही बच रहे हैं बस। अब तो अब आप देखो यहां पर ध्यान से, अब तुम्हारी सरफेस ये हो गई। तो बेटा ये सरफेस भी तो चिकनी है, ये सरफेस भी तो स्मूथ है। तो क्या हो रहा है, तुम कितनी बार भी इनको कट कर दो तुमको ये क्यूब ही मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। अब मान लो इसको आपने देखा, अब मान लो ये है, ये आपने इसको अपनी मंस की आंखों से जोड़ लिया, ये और ये। अब आपने क्या करा, अब आपने मान लो इसको काटा, आपने इसके ऊपर भी कुछ पार्टिकल्स रख दिए थे और आपने उस पार्टिकल को ऐसे कट करा। आपने जैसे इसको काटा, ये आपको ये पार्टिकल एकदम इसकी सरफेस पर दिखने लग गया। तो अब इसकी सरफेस कुछ ऐसी दरदरी सी हो गई, क्योंकि इसमें पार्टिकल इवनली अरेंज्ड होते ही नहीं है, इसमें पार्टिकल्स अजीबोगरीब टाइप का अरेंजमेंट होता है। तो आप अगर कट करोगे भी तो आपको स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगी जैसी इसमें मिलती है। तो ये भी तीसरी और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ रेगुलर है, इसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। बेटा शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आपका एक सॉल्ट 125 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगा, तो बेटा वो 125 पर ही मेल्ट होगा। 121, 122, 123 या 124 पर वो कोई एक्टिविटी शो नहीं करेगा। वो जैसे ही 125 पर पहुंचेगा तुरंत मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अमॉर्फस के अंदर क्या होता है, इट हैव अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इसके अंदर आपको एक रेंज मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 105 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर कोई एमॉर्फस सॉलिड, जैसे प्लास्टिक, आप देखना प्लास्टिक को अगर आप गर्म चीज़ पर रख दोगे तो प्लास्टिक धीरे धीरे मेल्ट होगा। पहले कोने से पिघलेगा, पिघलते 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 बीच तक आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक रेंज में पिघलेगा 100 से 105 पे। लेकिन अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो अगर वो 100 पर मेल्ट होगा तो वो 100 पर ही होगा, 99 पर भी नहीं होगा और 101 पर भी नहीं होगा, वो एग्जैक्ट 100 पर होगा। क्या बात समझ में आ गई? पांचवा पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है? इनका नेचर एन आइसोट्रोपिक होता है, लेकिन इनका नेचर कैसा होता है? आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बेटा देखो क्या होता है एन आइसोट्रोपिक नेचर का मतलब क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा, और भी कई फिजिकल प्रॉपर्टीज आप उठा सकते हो। ये जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में आपको ये अलग अलग प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आप एक डायमंड देखो, डायमंड, तो जब आप डायमंड को सामने से देखोगे तो आपको डायमंड, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है थोड़ा सा, सामने जो चीज पड़ी हुई है कभी कभी वो बहुत मोटी दिखेगी। जैसे आपने डायमंड के सामने से, मान लो ये मार्कर आपने डायमंड के सामने रखा, तो डायमंड से अगर आप इस मार्कर को देखोगे तो ये मोटा दिखेगा, क्योंकि लाइट डायमंड पे पड़ के अलग तरीके से रिफ्रैक्ट हो रही है। लेकिन अगर आपने डायमंड को ऊपर से देखा और मार्कर नीचे रखा ऐसा, तो अब ये मार्कर बिल्कुल पतला दिख रहा है, समझ रहे हो? तो आपने अगर अलग अलग डायरेक्शन से डायमंड के आर पार अलग अलग चीजों को देखा तो उनका साइज, शेप, कर्वेचर सब अलग देखने को मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज एन आइसोट्रोपिक नेचर। लेकिन आइसोट्रोपिक नेचर का मतलब क्या होता है, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, वही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा, आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। आप इसके अंदर
जैसे आपने एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक उठाया या एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन उठा लो, थैली पॉलीथीन, उस पॉलीथीन के आर पार देखो, किसी भी डायरेक्शन से देखोगे आपको उसके सामने पड़ी हुई चीज सेम ही दिखेगी, आपको उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा, और फिजिकल प्रॉपर्टी बता देता हूं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, थर्मल एक्सपांशन एक्सेट्रा। बस इससे ज्यादा तुमसे कोई जेई तक नहीं पूछेगा, इतनी बहुत है। तो ये 5 पॉइंट जरा फटाफट नोट करो, फिर अगले पॉइंट बताता हूं। जल्दी जल्दी नोट करो बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आगे बढ़े, पक्का? चलिए ग्रेट। ऊपर के 2 पॉइंट मिटा देता हूं, इसके भी ऊपर के 2 पॉइंट मिटा देता हूं। पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते लाड लो। दे हैव अ डेफिनाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। बेटा हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब समझना, आप लोगों ने टर्म क्लास 9th में भी पढ़ी होगी। फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट सप्लाई करी जाती है दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ फ्यूजन। तो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो हीट ऑफ फ्यूजन होती है वो डेफिनेट होती है और कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि NaCl की इतनी है मतलब इतनी है, KCl की इतनी है मतलब इतनी है, क्वार्ट की इतनी है मतलब इतनी है, डायमंड की इतनी है मतलब इतनी है, बदलेगी नहीं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? इट डू नॉट हैव डेफिनाइट and characteristic. It do not have definite and characteristic heat of fusion. Definite और characteristic heat of fusion मेरे लाडले बच्चों इसका नहीं होता है। मतलब वही बात है ना, आप सोच के बैठे हो कि अगर मेरे को इसको 1200 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देनी है तब जाकर ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो कभी कभी आप देखोगे कि 1000 पर ही मेल्ट हो गया, कभी कभी आप देखोगे 1500 पे भी नहीं हो रहा है। तो डिपेंड करता है, अलग अलग कंडीशन में ये अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि इसका अंदर कुछ भी फिक्स नहीं है, देयर इज नो फिक्सेशन। 7th पॉइंट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑलवेज रेफर्ड एज ट्रू सॉलिड, दे आर ऑलवेज कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड्स। लेकिन आपके एमॉर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड एज स्यूडो सॉलिड्स। अब गाइस स्यूडो सॉलिड्स का मतलब क्या होता है? फॉल्स सॉलिड, नकली सॉलिड, फॉल्स सॉलिड या नकली सॉलिड। अब इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे बोर्ड एग्जाम में एक सवाल कई बार पूछा जाता है और वो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, जेई एग्जाम्स के अंदर एक मेजरली पूछा जाने वाला सवाल है। तो वो मैं अब आपके साथ में यहां पर डिस्कस करूंगा, दैट व्हाई ग्लास is called as pseudo solid, या इसका एक और नाम दिया जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। मतलब आपके ग्लास को या तो लोग सूडो सॉलिड बोलते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। ऐसा क्यों? तो बच्चा लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। एक्चुअली आपने देखा होगा जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे 100 साल पुरानी बिल्डिंग, 80 साल पुरानी बिल्डिंग, 200 साल पुरानी बिल्डिंग, कोई आपने राजा महाराजा का महल देखने जाते हो, या जैसे कुछ आर्मी स्कूल्स की या आर्मी वालों की जो ब्रिटिशर्स के टाइम की जो बिल्डिंग्स हैं उनमें जो कांच लगे हुए होते हैं, आप देखना वो कांच नीचे से मोटे और ऊपर से पतले हो जाते हैं। तो यहां पर आप इसको स्टार बना के एक पॉइंट लिख लो, द विंडो ग्लासेस
window glasses of old buildings are thick from bottom but thin on the top. एक्चुअली विंडो के ग्लासेस ऊपर से पतले और नीचे से मोटे हो जाते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका मतलब इसका लॉजिक ये है कि आपके ग्लासेस सूडो सॉलिड है, यानी कि ये एमॉर्फस सॉलिड है। इसका मतलब ये है कि ये सॉलिड है ही नहीं। भाई सॉलिड कौन होता है? जिनके पार्टिकल अपनी पोजीशन पर फिक्स रहे, जिसके पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर सिर्फ वाइब्रेट या ऑसिलेट करें। लेकिन आप देखो सॉलिड के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। देखो जैसे तुम्हारे ग्लास है, जब ग्लास का पार्टिकल या जब ग्लास नया नया आया होगा तो ग्लास के पार्टिकल ऐसे पास पास अरेंज्ड होंगे। इमेजिन करो ये तुम्हारा कांच है, इमेजिन करो ये तुम्हारा कांच है। ये जब नया नया कांच आया था तो ऐसा हो गया। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड, भाई कांच को गर्मी लगी होगी, कांच को सर्दी लगी होगी, कांच को हवा लगी होगी, तो और कांच इस प्रकार विथ ग्रेविटी पड़ा हुआ है, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा ग्लास के पार्टिकल्स को। तो ग्लास के पार्टिकल्स धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे 50 साल में 60 साल में धीरे धीरे मूव करने लगेंगे। और ये पार्टिकल्स धीरे धीरे मूव करके, धीरे धीरे मूव कर करके इस प्रकार का एक अरेंजमेंट ऑक्यूपाई कर ले रहे होंगे ये। तो अब आप देखो कि ऊपर से ये पतला और नीचे से ये मोटा हो गया। क्यों? क्योंकि आपके पार्टिकल्स लगातार नीचे मूव कर गए। दैट मीन्स सॉलिड के पार्टिकल्स के पास में मूवेबिलिटी है। सॉलिड के पार्टिकल्स अगर टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, मतलब देयर पार्टिकल्स कैन फ्लो, देयर पार्टिकल्स कैन फ्लो even though their movement is very slow, even though their movement is very slow, इनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो है, बट इट मूव्स, लेकिन मूव तो हो रहा है ना, भले ही स्लो हो रहा है, 100 साल में हो रहा है पर हो तो रहा है ना। तो सॉलिड तो कहता है कि कभी मूव नहीं करेगा, 1 करोड़ साल हो जाए, अरबों साल हो जाए, पार्टिकल टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन मूव नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तो मूव हो रहा है। दैट मीन्स आपका सॉलिड, एक आपका जो ग्लास है ये एक प्रकार का सूडो सॉलिड है। सूडो मतलब फॉल्स, सूडो मतलब क्या होता है? फॉल्स। तो विंडो ऑफ द बिल्डिंग ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स आर थिक फ्रॉम द बॉटम, नीचे से बॉटम से थिक हो जाते हैं, एंड थिन फ्रॉम द टॉप बिकॉज देयर पार्टिकल्स कैन फ्लो even though their movement is very slow, but they move, and hence are called as pseudo solids, and hence are called as pseudo solid या सुपर कूल्ड लिक्विड। एक ऐसा लिक्विड जिसको इतना ज़्यादा खतरनाक तरीके से जमा दिया है कि उसको सालों साल लगेंगे मूव करने के लिए। सॉलिड के पास में मूवेबिलिटी होती है, सॉलिड के पास में फ्लूइडिटी होती है, और इनके पास में भी फ्लूइडिटी है, लेकिन बहुत स्लो फ्लो कर रहे हैं, इनका फ्लो बहुत ज़्यादा स्लो है, इसलिए सुपर कूल लगा दिया। तो क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट? फटाफट इसको नोट करो, मैं आपको इसके एग्जाम्पल करवा देता हूँ। तो हमेशा ध्यान रखना, इस पर हमेशा सवाल आता है बोर्ड एग्जाम्स में। बोर्ड एग्जाम्स में आपके जेई वगैरह में भी शायद सवाल आ जाए। खैर जेई मेन में इतने ज़्यादा कॉमन सवाल तो शायद ही पूछे जाएं, बट बोर्ड एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। ट्रू सॉलिड्स, ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है आपका NaCl, KCl, ZnS, CSCl एक्सेट्रा। इनफैक्ट डायमंड, क्वार्ट्स, ग्रेफाइट, ये सब आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड में आ गए। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में कौन आ गया? आपके जितने भी पाउडर हैं, पाउडर्स, वो जो टेल्कम पाउडर आप लोग लगाते हो अपने ऊपर, चौक,
रबर, प्लास्टिक, आपका ग्लास, ये सब आपके एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर आ गए। क्या चीज़ क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर सारे मेटल्स ले लो एंड जितने भी तुम्हारे आयोनिक सब्सटेंस हैं वो सब ले लो। ऑल मेटल्स एंड ऑल आयोनिक सब्सटेंस, जितने सॉल्ट है सब ले लो, सब ट्रू सॉलिड के अंदर आ गए। उसको छोड़ के बाकी सब तुम्हारे एमॉर्फस ही कैटेगरी में आ गए। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? तो गाइज विद दिस हमारा आज का हम लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। कल की क्लास में अब एमॉर्फस की कोई इज्जत नहीं करेंगे हम, हो गया एमॉर्फस का काम खत्म। कल हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कितने तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को किस किस तरीके से आप क्लासीफाई करेंगे, जैसे कि कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, अपन वो देखेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करेंगे और फिर अगले लेक्चर में यूनिट सेल्स और हमारे इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। बहुत जल्दी खत्म होने वाला चैप्टर है, बहुत इजी खत्म होने वाला चैप्टर है। 4 नंबर बोर्ड में कंस्टिट्यूट करता है। नीट और जेई में भी इस पर से 4 नंबर का सवाल आता है। जो नीट और जेई का बच्चा इसको देख रहा है, आप लोगों को मेरे से पढ़ने के बाद कोई अच्छे पब्लिकेशन की किताब उठाकर इसके सवाल लगाने पड़ेंगे। जो बोर्ड वाला बच्चा देख रहा है, तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाते चलो, क्वेश्चन में सॉल्व करवा दूंगा लाइव आकर या डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके। फुल फ्लेजेड तरीके से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर ही आगे बढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। जो 8, 9, 10th का बच्चा आपके साथ में अगर कोई आपके नॉलेज में हो तो उनको बोल दीजिएगा कि मृत्युंजय सर का प्रोफाइल है अनअकैडमी पर, उन्हें फॉलो कर ले ताकि मैं उनका छोटे लेवल पर ही फाउंडेशन बना सकूं। तो दैट्स ऑल, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू मेरे प्यारे बच्चों।